नमस्कार दोस्तों, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी सिर चढ़कर बोल रही है, हालाँकि माहौल होली का है और होली की जब बात होती है तो कुमाऊँ क्षेत्र को होली के लिए जाना और पहचाना जाता है। यहाँ पर होली के रंग, उल्लास, उत्सव काफ़ी हद तक अच्छा और दूसरे इलाकों से अलग होता है, भिन्न होता है और पूरा इलाका होली के रंग में रंगा नज़र आ रहा है। लेकिन होली के ठीक बाद एक बड़ा सियासी घटनाक्रम होते हम उत्तराखंड में देखेंगे। वो विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट और तैयारी के बीच और ऐसे में कुमाऊँ की जब बात हो रही है, कुमाऊँ की होली की बात मौजूदा वक़्त में हो रही होगी, तो कुमाऊँ की सियासत की बात भी करते हैं। कुमाऊँ की सियासत में एक सीट ऐसी है कुमाऊँ की, जहाँ पर बीजेपी के लिए लोग कह रहे हैं कि बड़ी सिरदर्दी होने वाली है। अब कितनी सिरदर्दी होगी तो वक़्त बताएगा। और हाल में पंचायत चुनाव हुए थे तो ये सीट, ये इलाका काफ़ी चर्चा में भी रहा था। यहाँ लठ, पत्थरबाजी, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी देखी जो इससे पहले कभी यहाँ देखने को नहीं मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ दोराहाट विधानसभा क्षेत्र की। दोराहाट विधानसभा क्षेत्र की सियासत में क्या नया मोड़ आने वाला है? किस तरीके से यहाँ पर नए दावेदार, कुछ निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, बीजेपी के एक पूर्व विधायक और एक पिछली बार जो चुनाव लड़े, वो भी चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। समीकरणों को लेकर और सियासी सरगर्मी दोराहाट की क्या कह रही है, उसको लेकर, दावेदारी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्सियत जो मौजूद हैं, वो हैं महेश नेगी जी, पूर्व दोराहाट बीजेपी के विधायक, 2017 से 2022 तक का इनका विधानसभा का कार्यकाल और मौजूदा वक़्त में ओलंपिक संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष भी हैं। खेल के क्षेत्र में भी नाम कमाया, सियासत में भी काफ़ी चर्चित चेहरा माने जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका महेश दा। आप अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक, अनम्यूट कीजिए तो अपना माइक। अब आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आपका जो चैनल है निश्चित तौर पे उत्तराखंड की सारी गतिविधियां जो हैं समेटे हुए हैं। अच्छा लगता है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छे मुद्दे उत्तराखंड के विकास के सिलसिले में, उत्तराखंड के राजनीति के सिलसिले में और उत्तराखंड के हर पहलू को आप छूने का बड़ा बहुत नजदीक से उसको छूने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। आप प्रतिनिधित्व करते हैं दोराहाट विधानसभा क्षेत्र का, आप प्रतिनिधित्व करते हैं खिलाड़ियों का, नए चैंपियन बनाने का काम भी आपका है। लेकिन उससे इतर मैं दोराहाट को पिछले पंचायत चुनाव से लेकर अब तक की बात करूं तो एक अलग माहौल में यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोग, यहाँ के सियासतदान मतलब दिखाई दे रहे हैं। हमने कभी देखा नहीं, पले-बड़े वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र में और लेकिन कभी पत्थर चलते, डंडे चलते, गालियाँ, गोलियाँ, बंदूक निकलती नहीं देखी। अब मौजूदा वक़्त में दोराहाट की सियासत को आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल। दोराहाट डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की बड़ी हॉट सीट है और ये हॉट सीट पहले से रही है। यहाँ हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर चलता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ उत्तराखंड क्रांति दल भी जो है एक अपनी प्रमुख भूमिका इस क्षेत्र से निभाता है। पूरे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड क्रांति दल की नींव रखने का काम सबसे अधिक उत्तराखंड के जो लोग यूकेटी से जुड़े हुए लोग थे उस समय और सबसे ज्यादा उत्तराखंड क्रांति दल का जो वर्चस्व जो हुआ करता था उस विपिन त्रिपाठी जी के टाइम पे, तब से मतलब यहाँ पर तीनों पार्टियों का बहुत अपना अपना दबदबा है। उसमें से जब से उत्तराखंड बना हुआ है तब से 5 इलेक्शन हो चुके हैं और छठा इलेक्शन ये होने जा रहा है, जिसमें से 2 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार यूकेटी जीती। पहले 2 बार यूकेटी जीती, फिर उसके बाद कांग्रेस जीती, फिर 2 बार वो भी जीत चुकी है, अभी भी कांग्रेस का ही विधायक है और एक बार यहाँ से बीजेपी से मैं लड़ा था, एक बार मुझे जीतने का सौभाग्य मिला जी। लेकिन इन तीनों में फर्क ये था कि आज तक विधानसभा दोराहाट में जब मैं लड़ा था तो करीब करीब
6,500-7,000 वोटों से मैं जीता। यह एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उस टाइम पे मैं लड़ा था तो मैंने उसको रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम भी किया। ये जी, मैं ठीक। अच्छा रखना चाहता हूँ भारतीय जनता। आपने रिकॉर्ड मतों से जीता, अभी भी मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जब जनता के बीच में आप नहीं हैं। जन्म से लेकर मरण तक हर किसी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है दावेदारी कर रहे होंगे एक बार फिर से, पिछली मर्तबा मैं थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ। जी। आप जीते, 17 में आपका शासनकाल बेहतर रहा, लेकिन 22 में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने आपकी जगह दूसरे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया? दावेदारी आपकी भी थी? नहीं, मैं दावेदारी नहीं की थी पिछली बार। अच्छा, पिछली बार आप दावेदारी नहीं कर रहे थे, तो पार्टी ने नहीं, दूसरे उम्मीदवार। हाँ, पिछली बार मैंने पिछली बार मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूँ एकदम, क्योंकि जब सबसे ज्यादा विकास मैंने किया, सबसे ज्यादा एक्टिव में रहा, सबसे ज्यादा पैसा आज तक मैं लेके आया, हर गांव को मैंने जोड़ने का काम किया। कोई भी ऐसा काम नहीं था, पानी के क्षेत्र में हो, स्कूलों के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के संबंधित क्षेत्र कार्यक्रम हो, सड़क से जुड़ा हुआ मामला हो, तो ये सब चीजें जब मैंने करने का काम किया तो एक ऐसा माहौल उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में बन चुका था जिसमें कि सबसे अधिक काम कराने का श्रेय जो है 70 विधानसभाओं में द्वाराहाट विधानसभा को मिला, जिसमें स्पेशली उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने धन्यवाद भी मुझे दिया, और विधानसभा के अंदर में ये बात भी रखी कि अच्छा, आपने अच्छा काम किया और आप पहले पायदान पर रहे करके, बड़ी खुशी की बात थी। जी, तो उसी में आप जानते हो सियासत के ऊपर सियासत हो गई, तो लोगों ने हमें घेरना चाहा। पहले वो मेरे को भ्रष्टाचार में घेरना चाह रहे थे, जी, वो मुझे वहां घेर नहीं पाए। फिर वो मेरे को कि ये कांग्रेस वालों के साथ भी मिला है या अन्य चीजों के ऐसी बात बोलने लगे, अन्य पार्टियों को भी ये जो है काम देने का काम करते हैं, ये बातें उठाने का काम की। उसमें जी, भी ये मुझे नहीं घेर पाए। फिर ये कहने लगे उसके बाद कि जो है ये द्वाराहाट क्षेत्र है, चकोटिया क्षेत्र है, इस तरीके का माहौल बनाने लगे, क्षेत्रवाद करने लगे। तब भी जी, मुझे ये नहीं घेर पाए। मैंने उसको भी एक बैलेंस करते करके चलने का काम किया लगातार से। तो हुँ, कहीं ना कहीं जब वो मुझे कहीं नहीं घेर पाए, उनको लग गया कि महेश नेगी गरीब के साथ भी है, शरीफ के साथ भी है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी प्लानिंग कुछ लोगों ने मिलके की कि मुझे चरित्र हनन में फंसाने का काम किया गया। जब चरित्र हनन में फंसाने का काम किया गया तो वो शाम को तो टीवी में चलता था हुँ, पूरा केस, जी, क्योंकि पहाड़ में लोग बाग जितने भी थे शाम को टीवी देखते हैं। शाम को जी, टीवी में वो केस चलता था और सुबह वो अखबारों में वो केस चलता था। तो ये आप यकीन करिए कि 1.5-2 साल में इतना पजल उसमें रहा। मेरा घर, मेरा बार, मेरे बच्चे, हम सब बिल्कुल जो है बिल्कुल अपसेट रहे, बहुत ज्यादा अपसेट रहे। जी, और साथ में उसी दरमियान बहुत एक लंबा दौर जो है कोरोना काल का भी आया। उस कोरोना काल में भी मैं बहुत 36,000 लोगों को मैंने खुद से अपने इस पैसे से राशन बांटने का काम किया, दवाई देने का काम किया, सैनिटाइजर करने का काम किया, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया। मैं एकमात्र, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपके इस चैनल पे, आप इसको देख भी लीजिएगा, कहीं भी इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं जी, कि बिना कोरोना के भय के मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर में एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली, और मैं हर किसी के घर पर जाकर राशन देने का काम, हर किसी के दवाई देने का काम, हर जगह जाने का काम किया। तो लास्ट में मुझे ही कोरोना ने घेर लिया। ऐसी हुँ, पोजीशन भी बनी, मतलब मैं लगातार उसमें भी मैं क्षेत्र के अंदर बना रहा। जी, तो एक वो केस, क्योंकि 5 साल का केवल टाइम मिलता है, आपको पता है, हुँ, जिसमें से मेरे 2-2.5 साल ये कोरोना काल में और अपनी साख को बचाने में, उसी में हम फंसे रह गए हुँ, कि मैं क्या लोगों को समझाऊं, किस तरीके से बताऊं। बताओ। लेकिन एक आत्मविश्वास होता है, एक हुँ, लोग जो जिस तरीके से पूरे क्षेत्र के लोग आके कहते थे, नहीं बेटा
हम तेरे साथ हैं। जी। लोगों ने मनोबल बढ़ाने का काम किया, मेरे घर वालों ने मनोबल बनाने का काम किया। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज होती है कि मैं इतना पजल हो चुका था, आप यकीन कीजिए मेरी बात का, न मैंने कोई अप्लाई करने का काम किया, और मेरा दिमाग जो था पूर्ण तरीके से, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन आदमी, मैंने कभी भी, लोग बाग तो बहुत दिमाग घुमाते हैं, दिमाग घुमा के सियासती काम करते हैं। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते मैंने कभी दिमाग से काम नहीं किया, मैंने जो भी काम किया दिल से काम किया। इसलिए दिल इतना बैठ चुका था कि मैं अपने, आप टिकट की बात कर रहे हैं, आप दावेदारी की बात कर रहे हैं, मैं तो भगवान से ये उस समय कहता था कि भगवान मुझे टिकट न दिला दिया दे दे कहीं। जिस दिन आप यकीन करेंगे, जिस दिन मेरा टिकट कटा, उस दिन पहली बार मुझे सुबह, आज भी मैं इस चीज का जिक्र कर रहा था, कल भी मैंने इस चीज का जिक्र किया, सुबह 8 बजे तक मुझे उस दिन नींद आई पहली बार, इतने सुकून की नींद मेरे को मिली। तो सियासत जो है बहुत अच्छा। गलत है। और जो जो बिहार में, बंगाल में, यूपी में जो जिस तरीके की सियासत होती है, वो भी जी। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अब पहाड़ों की कंदराओं में भी चढ़ चुकी है। उसकी इससे तस्वीर हम पहाड़ देख रहे हैं, कई बार देखने को मिली, मुझे बड़ा अजीब लगा जब 2008 में मैंने ऐसी तस्वीरें देखी। ठीक है, जी और भी जी जी जगह हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं उम्मीद ऐसे नहीं करता। चलो ठीक है, अब आ जी गई बात, उस चुनौती से तो आप निपट लिए जिस चुनौती को लेकर आपको घेरा गया या फिर आपको डेंट देने की कोशिश की। जी अब जी। मौजूदा वक़्त में कौन-सी चुनौती है महेश नेगी के सामने? क्या यूकेडी है या अपने बिष्ट जी हैं, कांग्रेस वाले, या फिर शाही जी हैं, अपने बीजेपी वाले ही? कौन सबसे बड़ी चुनौती है इस चुनाव में टिकट को लेकर, दावेदारी को लेकर? क्या मानते हैं आप? देखिए, जिन जिनका आपने नाम लिया, हुँ, मैं तो किसी का नाम लूंगा नहीं, लेकिन आप एक दफे अपने चैनल के माध्यम से भी सर्वे कराने का काम करिए इस क्षेत्र में, क्योंकि आप भी पहाड़ी मूल के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप इस जी, चीज का सर्वे करें, और आपके पास फीडबैक पूरी है, मुझे पता है अच्छी तरह से। तो आपने भी पूरे सर्वे, क्योंकि इसी क्षेत्र में आपके सभी घर वाले, रिलेशन, बहुत सी चीजें, यार दोस्त, बहुत से पत्रकार बंधु, सभी लोग हैं, तो आपके पास भी फीडबैक है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 2004 से मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर था, उसकी नौकरी छोड़ के मैं जब पॉलिटिक्स में आया 2004 से आज ये 2026 चले गया, 22 साल पूरे हो गए, मैं लगातार इन कंदराओं में रहता हूं। लगातार की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर हुँ, 365 दिन साल के होते हैं तो मैं 300 दिन विधानसभा दोराहाट के अंदर रहता हूं, 65 दिन हो सकता है मैं अपने काम से या अन्य चीजों से इधर उधर रहता हूँ। जी, तो जब चुनाव खत्म होते हैं, 2022 का चुनाव खत्म हो गया, जिस दिन खत्म हुआ मार्च के महीने नई सरकार बनी, उसके दूसरे दिन से मैं इन कंदराओं में फिर घूमने लग गया। जी, मेरा उद्देश्य अब ये नहीं है कि मैं वोट के लिए लड़ाई लड़ूं, मेरा जी। उद्देश्य केवल ये है कि जिस माटी में मैं पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताया हुआ है। हुँ, मैं जब कक्षा 10-11 में पढ़ता था, हमने चप्पल, उस समय भी चप्पल नहीं देख रखी थी, चप्पल कैसे होते हैं। तो इन इन चीजों से जब हम निकले हुए हैं, तो मैं हुँ, आज आपको मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों की डेथ होती है, मैं एक आदमी को छोड़ता नहीं हूँ, जो भी मेरे संज्ञान में होते हैं उनके घर जाता हूँ। मान लिया मैं एक दिन में 5 लोगों के घर जाता हूँ, तो मैं उनके वहां डेथ में चाय हुँ, पीने, या फिर वहां बैठ के 2-4 जनों को अपने ले जाके, जी, या किसी बारात में जाता हूं तो मेरे साथ 10-5 जने जाते हैं गरीब की लड़की की शादी में, तो उनको खाना खिलाने के लिए नहीं ले जाता हूं। मैं जब वो 5 लोगों के घर जाता हूं, तो उसमें से 3 लोग आज भी ऐसे हैं जो जिनके बच्चे अपने पिताजी की या अपने माता जी की 12वीं करने के लिए, की 12वीं जो होती है, 13वीं जिसको बोलते हैं, हुँ, 13वीं करने के लिए सक्षम नहीं है। तो जब मैं वहां जाता हूं, तो मैं इसलिए लोगों के घर पर जाता हूं, मैं हाजिर लगाने नहीं जाता हूं। मैं सोचता हूं कि इनकी कंडीशन कैसी है, इनको मैं अभी कितनी मदद कर सकता हूं, या फिर आने वाले भविष्य में
मैं इनके साथ कहां पर खड़ा हो सकता हूं। तो ये चीज भी, मैं इस चीज का भी आंकड़न लगातार करने का काम करता हूं। तो मैं ये चीज कभी सोचता नहीं हूं कि मेरी इससे टक्कर है या उससे टक्कर है, किससे टक्कर है। ये लोग सब सोचें कि महेश नेगी के साथ अब हम कैसे टक्कर लें। खेल इस नहीं, बात का है कि ये सोचें, मेरे को नहीं आप सोचना। जी, बिल्कुल। जी 2022 में ऐसा क्या रहा कि मामूली अंतर से बीजेपी रह गई? उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि उम्मीदवार के बारे में भले ही हम ना कहें, लेकिन चुनाव के बारे में तो कह सकते हैं। जबकि बुनियाद बनाई थी आपने 22 तक तो बढ़िया किया जी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ऐसा? जी। ऐसा होता है, कहीं थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो गया होगा। हुँ, जान लगाई थी, ताकत लगी थी। उस समय मोदी जी का नाम पूरे उत्तराखंड के अंदर में बहुत तेजी से दौड़ रहा था। गांव गांव में बहुत अच्छी मोदी समर्थक लोग थे। मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए टूट टूट के सब लोग आ रहे थे, खड़े हो रहे थे। तो हुँ। उस दरमियान हो सकता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये भी आ सकता है कि हम महेश उस नेगी समय, एक्टिव थे उस समय में, मतलब उतनी एक्टिव थे जितना अपने लिए थे, उतना अनिल शाही के लिए या बीजेपी के लिए लोग, कुछ लोग ये कह रहे थे या कि थोड़ा-सा वो उनकी कुछ, एक्टिवनेस ज़्यादा होती तो परिणाम कुछ और होता। हाँ ये बात निश्चित तौर पर बहुत सही है कि मैं उस समय ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाया। मैं क्यों झूठ बोलूं इस कहानी को कि मैं बनाऊं कि मैंने हाँ सब कुछ कर दिया मैंने को। हाँ मैं क्षेत्र के अंदर बना हुआ था। जितना काम मुझे उस समय प्रत्याशी, जो प्रत्याशी थे उन्होंने, और जितना काम संगठन ने मुझे दिया, मैंने उससे ज्यादा काम नहीं किया। मैं उतना ही काम किया जितनी उन्होंने मुझे को दायित्व दिया, जितना दायित्व दिया। आप इस बात को समझ रहे होंगे। हुँ, मेरे को अगर 154 बूथ है तो 154 में मुझे 4 बूथ दिए होंगे, तो मैं 4 बूथ में ही खड़े होने का काम किया। मेरे को 154 बूथों का कार्य नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने भ्रामता फैलाने का काम किया। कुछ लोगों ने ये रूमर बनाने का काम किया कि इनके ऊपर केस चला हुआ है, इनके ऊपर ये चला हुआ, अगर इनको साथ में ले जाओगे तो इससे आप माइनस हो जाओगे, इससे आप पिट जाओगे। तो मैं भी एक मानव शरीर है हमारा। मेरे को जब आप निमंत्रण किसी चीज के लिए नहीं दोगे, मेरे को बुलाओगे नहीं, मेरे को कहोगे नहीं भाई आपने इतनी जिम्मेवारियां आपने उठानी है, तो मैं भी जबरदस्ती का अगर लठमार मेरे को बैल मुझे मार वाला काम मैं भी नहीं करूंगा। तो ये चीजें रही थोड़ी बहुत तो पार्टी ने उसने उसमें मुझे थोड़ी हल्का समझने का काम किया। थोड़ी लोगों ने जो दो चार लोग थे जो जिन्होंने जो घेरा बनाने का काम करते हैं। आप इस बात को जान रहे हैं, पॉलिटिक्स से है, पॉलिटिक्स में सब चीज होता है, किस तरीके से किसको गिराया जाए, किसको उठाया जाए। तो जिन लोगों ने उस तरीके की भूमिका बनाने का काम किया, उसका भी परिणाम हो सकता है कि इस तरीके के नतीजे आए। एक बीच में मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी थी, मैं लगभग आपको देखता हूँ आपके फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के उससे। आपने एक बार जी लिख दिया कि बाय बाय द्वाराहाट, वो जी उसके जी जी। मायने आज तक नहीं खोज पाया, मिले ही नहीं, उस सवाल का जवाब नहीं मिला, उसका मतलब क्या था? लोग ये जानना चाहते हैं। कहीं लगा, वो हमको लगा कि द्वाराहाट छोड़ दिया या सियासत द्वाराहाट की छोड़ दी या फिर कुछ और देख रहे हैं, मतलब आज भी लोग हम्म, उसी में हैं कि वो क्यों लिखा था? वो उसका कारण ये था कि मैं उस दिन अपने बच्चों को लेके नेपाल मंदिरों की यात्रा में था, और लास्ट बॉर्डर पे मुझे जाना था, मंदिर पे। हाँ, और मैंने डाला नहीं था कि मैं नेपाल को जा रहा हूँ या कहाँ को जा रहा हूँ। तो जब मैं एकदम नेपाल में घुस के जब भंसार बनाते हैं जहां पर, तो भंसार के बाद जब हम जाने लगे तो मैं कुछ लिखना चाह रहा था उसमें। तो वो जो इंडिया का जो नेट होता है, नेट वो खत्म हो जाता है वहां के बाद। अब आगे को विदेश ही चला, नेपाल तो विदेश ही है। तो वहां जो दूसरे नेट चल जाते हैं, तो उसमें बाय गलत बाय द्वाराहाट इंडिया लिखने तक वो खत्म ही हो गया, आगे निकल गई गाड़ी। तो फिर वो उतना ही रह गया, मैं भी चलते रहा, मैंने भी देखा नहीं उसकी तरफ। जब मैंने तीसरे चौथे दिन उसको देखा तो फिर उसका नतीजा कुछ दूसरा ही दिखाई दे रहा था। तो लोगों को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं वहां मंदिर में जा रहा हूँ करके। लोग हाँ, बाग मेरे को लोग बाग मेरे को उसी नंबर पे ढूंढते रहे, वो नंबर हाँ, मिला ही नहीं। और लोगों हाँ। ने उसका फिर अर्थ कुछ दूसरा निकाल दिया। कोई ऐसी बात नहीं, मेरी ये मातृभूमि है, मेरे को यहाँ से प्यार है। मैं अगर इतना अगर दोराहाट छोड़ने की बात करता, तो मैं एक अच्छी खासी नौकरी, केवल 12 साल मैंने नौकरी करी, ना मुझे पेंशन मिलती है, ना मेरे को, मैंने बीआरएस लिया उसमें। मैं तो वैसे ही छोड़ के आ गया अपने क्षेत्र के लिए।
अच्छा, मौजूदा वक़्त में दावेदारी कर रहे हैं आप टिकट की, आपने पहले इससे पहले बता दिया मुझे और मैंने जी सुना कि उधर से शाही जी भी दावेदारी कर रहे हैं। तो फिर मैं जी। मतलब कैसे जनता समझे इस चीज़ को? थोड़ा समझाने की कोशिश, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे हो पाएँगी? जनता तो कन्फ्यूज़ है। नहीं, ऐसा है, हुँ, पार्टी में केवल 2 जने नहीं हैं, 2 जने नहीं कर रहे हैं दावेदारी। दावेदारी तो 10 लोग से भी ज़्यादा ही होंगे, दावेदारी करने वाले। 2 जने ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, ये हो सकता है। दावेदारी में तो नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत से लोग हैं। तो जब तक पार्टी टिकट किसी का डिक्लेयर नहीं करती है, पार्टी चल रही है, तो चल रही है जैसे भी चल रही है। जब पार्टी का टिकट होता है, उसके बाद पता चलता है कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, क्या है, क्या नहीं है करके। अभी तो सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ ही लगे हुए हैं। अच्छा, एक बीच में एक बहुत तगड़ा अपना वो चला था, वहाँ से मूवमेंट कुमाऊँ से बहुत बड़ी आवाज़ के तौर पर दिखा, चौखुटिया से भुवन कटारिया जब निकले थे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसमें महेश नेगी को खोजा जा रहा था, लोग कहते हैं कि वो ज़मीनी नेता, वो पुराने नेता, वो विधायक रहे, वो जानते हैं चीज़ों को। क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को आवाज़ उठाई गई? बीजेपी का होने की वजह से नहीं पहुँच पाए या नहीं उसको समर्थन उस तरीके से दे पाए? नहीं, एकदम गलत बात है। हुँ, शायद आपके संज्ञान में ये बात आई नहीं। हुँ। मैं एक दिन धरने पे बैठा हुआ हूँ, पूरा कांग्रेस वाले दिन भी, है। वो यूपीडी वाले ही पहुँचे थे। वो सब पहुँचे 1 दिन। 1 दिन, 2 नहीं, दिन नहीं, सब गए। वो मतलब वो वाला ना हो ना गया। आपका ना कद 1-2 दिन मैं वाला होता है। मैं पूरा चीज बता रहा हूँ उसको। मैं एक दिन धरने पे बैठा और हुँ, धरने के बैठने के बाद मैं सबके साथ मेरी वार्ता हुई। वार्ता ये हुई कि भाई, मैंने कहा मैं पक्ष का विधायक हूँ, पक्ष का विधायक रहा हूँ और पार्टी में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी और सरकार की दोनों की मध्यस्थता मैं करवा दूं, हुँ। और आप लोग आपस में बैठ के बात करो। सरकार के साथ तो मैं बैठा देता हूँ और जल्दी से इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे मैटर को। तो इसलिए मैंने उसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की। जाता तो मैं था, गया हूं मैं उसमें, बहुत बार गया, लेकिन शायद वहां पर किसी को हमारी मध्यस्थता पसंद नहीं आ रही थी। किसी किसी को हमारा बैठना वहां पर पसंद नहीं आ रहा था। हुँ, कोई हमको टोकने का काम कर दे रहा था। कोई कहता था इतना है कि हम लोग बैठे हैं तो आप लोगों का क्या मतलब, ये है वह है, ऐसा। ऐसी बातें आई तो हमने कहा चलो, अगर किसी को बुरा लगता हमारे आने से, कोई सोचता है कि उसमें भी हमारी बैठने में भी कोई पॉलिटिक्स खोजता है उसके अंदर, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। इसलिए थोड़ी बहुत हमारा उधर जाना कम हुआ फिर लास्ट में, ये बात थी। कौन-सी चीज़ें मौजूदा वक़्त में आप जब दावेदारी कर रहे हैं, कुछ संकेत तो मिल रहे हैं कि महेश नेगी उस लिस्ट में तो रात में टॉप पर हैं वल अभी तो। अब आगे तो आपकी पार्टी जाने, वो आपके चुनाव समिति वाले लोग जाने कौन किसको टिकट देता है। लेकिन जब आपकी हम तस्वीर या आपका नाम वहाँ देख रहे हैं, तो ये जानना हमारा हक बनता है प्रदेश की जनता का और ख़ासकर द्वारहाट की जनता का कि कौन-सा विज़न है आगे, क्या करने वाले हैं द्वारहाट के लिए महेश नेगी? दोराहाट के लिए विजन, बहुत से विजन है। आज भी दोराहाट जितना दोराहाट नहीं, पूरा लाइमलाइट। पूरा विधानसभा, मेरा गाँव भी जोड़ना उसमें। जी जी। मैं उस पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए दोराहाट, सबसे बड़ी बात यह है, हम जिस हमारा जो विजन होना चाहिए, विजन, वो विजन हमारा गैरसैंण जो हम राजधानी है, हम राजधानी बनाना चाहते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। हम हमारी सोच ये होनी चाहिए सबसे पहले, हम राजधानी जहां बन रही है उसके अगल बगल के शहरों को किस तरीके से डेवलप करें। डेवलप मीन्स वहां पर पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर लोग बाग बाहर से आए तो उनके रहने की व्यवस्थाओं का क्या क्या होना चाहिए, वहां की सड़कें किस तरीके की होनी चाहिए कि आप वहां की ट्रैफिक से सीधे आ सकते हो, आपका हवाई कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके की चीजें, जब तक जी। हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी चीज। हमारा ये क्षेत्र पूरा जो क्षेत्र है दोराहाट क्षेत्र, हाँ। यहाँ पर हमें पता है कि हमने गैरसैंण राजधानी के लिए मन बना रखा है।
तो हमने उसी हिसाब से अपने अगल बगल के क्षेत्रों को डेवलप करना चाहा। हमने कहा भाई यहाँ पर कोतवाली बनाओ, यहाँ चौकी बनाओ, यहाँ जो है नगर पंचायत बनाओ। तो लोग बागों ने उसमें 6-6 महीने के आंदोलन कर दिए लोगों ने। जब गैरसैंण के बगल में आपका नगर पंचायत नहीं हो पाएगी, नगर पालिका नहीं हो पाएगी, तो आप कहाँ की बात कर रहे हो? कैसे सोच रहे हो इतने बड़े सपने हम देख लेंगे? कैसे देख लोगे बताइए आप? आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तड़ाकताल झील के लिए मैं कहना चाहता हूँ, तड़ाकताल झील के लिए हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट तो था। 1,40,00,000 रुपए सर्वे के लिए मैंने लाके दिए हैं वहां पर, जिसमें अभी 20-22 ही लाख रुपए खर्चे हुए हैं। आज तक वो खर्चे नहीं हो पा रहे हैं। एयरपोर्ट का मैंने विजन रखा था, चकोटिया में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना था, 12 करोड़ रुपए उसके आज भी जो है लोगों को मुआवजा देने के लिए उस खाते में पड़े हुए हैं। तो जो हमने जो बात रखी थी, हम बड़ी बात रखना चाह रहे थे। लोग बाग उस वहां तक समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये क्या चीजें हैं, क्या चीजें। हम तो चाहते हैं कि द्वाराहाट और चकोटिया दोनों नगर पालिका का रूप इनका होना चाहिए। आज तो द्वाराहाट के लोग कह रहे हैं, दूर दूर तक गांव गांव वाले भी कहते हैं हमें भी मिलाओ इसमें। लेकिन चकोटिया में उस समय लोगों ने कह दिया, जब गाय पालोगे उसमें टैक्स लगेगा, आप दूध बेचोगे उसमें टैक्स लगेगा, आप जब बाजार में जाओगे उसमें टैक्स लग जाएगा, घर को आओगे उसमें टैक्स लग जाएगा। तो जब ऐसी भ्रांतियां आप फैलाने का काम, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स के खातिर ऐसी भ्रांतियां फैलाने का काम कर देंगे, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए बन जाएगी, प्रदेश के लिए बन जाएगी, क्षेत्र के लिए बन जाएगी। द्वाराहाट में रामगंगा फेज 2 का पानी 28 करोड़ रुपए में लेके आया, वो वापिस गए। कितना मेरे को बुरा लगा होगा, सरकार से 28 रुपया लेना कितनी बड़ी चुनौती होती है। मैं 28 करोड़ रुपए लेके आया। तो कुछ लोग धरने पे बैठ गए, उन्होंने कहा जी पहले आप ऐसा करिए, हमें हाइड्रम जो होता है वो दीजिए, हम इस क्षेत्र की सिंचाई कैसे करेंगे। मैंने 63 लाख रुपए मंजूर करा के हाइड्रम का इंतजाम करवा दिया। फिर उन्होंने कहा इसमें हम पाइप से पानी डालेंगे, हम इसको नाली से नहीं ले जाएंगे, पाइप दो हमें इसमें 5-5, 6-6 इंच के। मैंने 40 लाख रुपए के पाइप तुरंत करवा के वो दे दिए, वो लगने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा जहां से आप नलकूप उठाओगे वहां पर 4 लोगों की जमीन आ रही, 4 लोगों को नौकरी देने का वादा करिए। हमने उनकी नौकरी का इंतजाम भी विभाग से बैठा के उसको भी करने का काम कर दिया। उसके बाद लोग बाग धरने प्रदर्शन से उठे नहीं और वो 28 करोड़ रुपए वापिस गए। जो पानी टिपोला तक द्वाराहाट में टैंकी बन रही थी और टिपोला तक, और ये पूरा सिमल गांव वाला क्षेत्र पूरा था, इस क्षेत्र को पूरा सींचते हुए टिपोला तक जा रहा था, वो पानी बंद हो गया। वो स्कीम जो हमने मेहनत करी थी, जिसके लिए हमने इस विधानसभा द्वाराहाट के लिए मतलब विधानसभा से लेके और सचिवालय तक के चपरासियों के भी हमने नमस्कार करने का काम किया। भाई मेरी फाइल निकाल दो, मेरा ये करवा दो, वो करवा दो, साहब ये कर दो, ये कर दो। मैं अपने तरीके से अपना काम करना चाहता था, तो वो लोगों ने उसको कड़ाई में डाल दिया। तो ये कौन थोड़ा-सा मैं थोड़ा लालची भी बन जाता हूँ, पत्रकार के नाते और वहाँ के रहने वाले। ये जो इलाका पड़ता है अपना तिपोला, जाली वाला या जमीनी ईड़ा वाला इलाका, ये इन लोगों चौखटिया चले एक वो इलाका है, वो डेवलप भी है, वहाँ पर लोग थोड़ा-सा उस तरह के भी है। लेकिन ये वाला मुझे ऐसा लगता है जैसे ताड़ीखेत ब्लॉक और द्वाराहाट ब्लॉक के बीच में ना पिस जाने वाला इलाका है। उसमें डेवलपमेंट के हिसाब से अब पानी नहीं, सड़क तो वहाँ पहले से है, पानी के लिए गगास है। उसके अलावा हमारे पास क्या विज़न होना चाहिए उस इलाके के लिए? जाली वाले लोग कई बार कई चीज़ों के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो थी, ईड़ा बारखाम से लेके जाली तक की, जिसमें कि 10-12 तोक होते हैं और हर तोक की जो है जनसंख्या जो है 200-250 से कम नहीं है। और ये द्वाराहाट नहीं, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े का सबसे बड़ा गांव जिसको कहेंगे, सबसे बड़ा इलाका कहेंगे, सबसे बड़ा बूथ कहेंगे, जैसा भी आप कहना चाहते हो। उसके लोग जब धरने में बैठते थे, जब मैं नया विधायक बना था, तो लोग धरने पे बैठ गए। मैंने कहा आप धरने में मत बैठाओ, मेरे कहने पर आप उठ जाओ, मैं आपको पानी पिलाने का काम करूंगा।
मैं 8 करोड़ की योजना लेके आया। आज हर किसी के घर में पानी पहुंच रहा है। हर किसी के घर पे पानी पहुंचाने का काम उसको उसको हमने करने का काम किया। जब मैं विधायक बना, आप उसी क्षेत्र के हैं, आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकिएगा। केवल एक रानीखेत से जाली होते हुए माशी रोड जाती थी, या फिर बाराखाम से एक रोड दोराहाट को आती थी। बिल्कुल। उसके अलावा कहीं पर कोई रोड थी, बता दीजिए आपने। आप तो और आपने तो वाला जोड़ दिया ना रोड, और वो मैंने हर गांव को रोड से जोड़ने का काम किया। हर गांव को, कोई भी गांव उठा लीजिए, आप अपने क्षेत्र का उठा लीजिए, चमनी, कुंचारी, खलना वलना सबको जोड़ते हुए वहां से कपड़ा रोड निकाली, उसको भी डामरीकरण करवाया। उधर से चमनी को जोड़ने का काम किया, वहां से उसको असगोली जोड़ने का काम किया। अब आज हम कुंचारी और चमनी जाना चाहते हैं तो हम दोराहाट से केवल 20 मिनट में हम चमनी पहुंच सकते, कुंचारी पहुंच सकते हैं, जबकि वहां जाने के लिए 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। आज वो रोड असगोली होते हुए जुड़ चुकी है, तुरंत हम पहुंचने का काम करते हैं। आप और कोई बात जी, और कोई बात ऐसी जो हम पूछ नहीं पाया हो, आप बताना चाहें? क्योंकि अब जब उम्मीदवारी कर रहे हैं तो जनता के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होंगी, कोई ऐसी चीज़ हो जो हम पूछ नहीं पाया या रह नहीं गई? है, 2-3 चीजें ये हैं। एक, स्वास्थ्य से संबंधित कार्य जो है, हाँ, इसके वो लिए होना इस क्षेत्र में एक अच्छा मेडिकल का इंतजाम यहाँ पर होना चाहिए। इसको मैं भी मानता हूँ, क्षेत्र की जनता भी मानती है। और वैसे तो पहले भी यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्थाएं उस समय भी बनी हुई थी, जब मैं अपने टाइम पे था। मैंने उस समय दोराहाट और चकोटिया को सब बैलेंस करते हुए, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी जगह बहुत से हैं, क्या कहते हैं, चौरासी से लेके बिंता तक बहुत से इतने छोटे मोटे अस्पताल बने हैं, तो उनमें भी डॉक्टरों की कमियां होती थी, उनको भी जोड़ने का काम किया। लेकिन टाइम इतना नहीं मिल पाया कि हम उसको बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा आगे बढ़ा सकें और हम उस कार्य को कर सकें, क्योंकि कोरोना ने और कुछ कष्टों ने बीच में आने का काम किया, उससे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। तो अगर वक्त मिलता है, टाइम मिलता है और आशीर्वाद जनता का मिलता है, तो निश्चित तौर पे जो हम बड़े विजन जो होता है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। एक चीज़ रहेगी, वो बाद में आपसे कभी फिर मुलाकात करेंगे उस बात को लेकर, क्योंकि समय भी पाबंद होता है हर चीज़ का। वो जी जी जी। खेल को लेकर मैं अलग से बात करूँगा, क्योंकि आप ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, एक पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं और उस तरीके जी से भी जी आप प्रदेश को उस हिसाब से देख रहे हैं। वो फिर से बात करेंगे। चलिए, शुभकामनाएँ आपको। उम्मीद करते हैं कि इस टिकट की रस्साकसी में जो आपका जी विज़न है वो साकार हो और पार्टी भी सुने और समझे इस चीज़ को। बस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न जनता के बीच में ये है कि आप भी जा रहे हैं, उधर वो अनिल शाही जी भी दिख रहे हैं, उधर जी यूकेडी वाले अपने त्रिपाठी जी भी जा रहे हैं। वो भुवन कटारिया का फ़ोन आया था परसों, वो बोल रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा टिकट कहाँ से मिल रहा है? यूकेडी से। बोला नहीं, नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे। बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने भी होंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत कोई नहीं, शुभकामनाएँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दावेदारी और रस्साकसी और सब अपने-अपने बाहुबल को आज़माने के लिए तैयार हैं। उसमें से एक पूर्व खिलाड़ी महेश नेगी भी हैं, काफ़ी चर्चित नाम है। बीच में कई सारे प्रकरण भी आए, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद थोड़ा-सा गैप लिया और फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं दोरहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पार्टी की पहली पसंद बन रहे हैं। पसंद कौन बनता है, जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा तो कौन बता सकता है, लेकिन ऐसा है, विज़न है, उसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए विधायक बनना ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर? आपकी कोई समस्या हो या विधायक को लेकर, मौजूदा विधायक को लेकर, या फिर आप जो देखना चाहते हो जैसा आपका विधायक होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।